शिवानी रतलाम उतर तो गई थी। यहाँ स्टेशन पर भी ऐसी कोई चेकिंग नहीं थी कि उसको परेशान होना पड़ता। तीनों लड़कियां आराम से स्टेशन के बाहर आ गई। अंग्रेज आदमी के अपने प्लान्स थे। वो किसी से मिलने जा रहा था। दीदी उसको बोलो ना, हमें भी साथ ले चले। हम ऐसे अनजान शहर में कहाँ भटकेंगे। रहने दे गुड़िया, जो आदमी ठरकी नहीं है ना, उसको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चल देखते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बस कैसे भी करके मुंबई पहुंचा दो। वहाँ तो अपना फ्लैट भी है और मेरे पास काम भी है। मैं सब ठीक कर दूंगी, प्रॉमिस। शिवानी ने प्यार से मीरा के सर पे हाथ फेरा। हाँ बाबू, हम भी इसी कोशिश में हैं, पर क्या करें, मुंबई के चक्कर में जेल भी तो नहीं जा सकते। कुछ करते हैं, सोचते हैं। दीदी हमारे पास पैसा कितना बचा है? अभी 14-15 हजार रुपए। इतने में पहुंच जाएंगे, फिक्र ना करो। नहीं, पहुंच तो जाएंगे, हम जानते हैं, पर अभी बहुत भूख लग रहा है। पहले कहीं होटल ले लेते हैं, खा पी के आराम से निकलेंगे। नहीं, तीनों का साथ में होटल लेना ठीक नहीं होगा। हम अलग अलग लेते हैं या कोई हॉस्टल देख लेते हैं। वहाँ तो सभी लड़कियाँ होंगी, तो कोई डाउट भी नहीं करेगा। अब हॉस्टल कहाँ ढूंढोगे? फिर हॉस्टल में 100 सवाल भी होंगे कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, क्यों आए यहाँ। अपने देश के मर्द इतने खाली हैं कि इनके पर हर औरत के लिए सवालों की लिस्ट रेडी मिलती है। तब तो यही ठीक रहेगा दीदी कि हम तीनों सफर में ही रहें। एक एक बुर्का खरीदते हैं, सर से पांव तक ओढ़ते हैं और निकल पड़ते हैं मुंबई के लिए। शिवानी और मीरा दोनों उसका चेहरा देखने लगी। वो लोग चलते चलते छोटी सी मार्केट में आ गए थे। सामने ही पोहे की दुकान से खुशबू आई तो रुचि बिना कुछ बोले उस ओर खिंची चली गई। शिवानी की तो भूख भी मर गई थी। उसे बस एक ही टेंशन थी कि कैसे भी करके इन लड़कियों को मुंबई में सेफली पहुंचा के वो वापस अपने शिकार पर निकले। मनु के प्रति उसका गुस्सा भी कम नहीं हुआ था। तीनों खाना खा के बस अड्डे गई तो पता चला कि रतलाम से डायरेक्ट मुंबई की बस करने के बजाय इंदौर की बस लेना ज्यादा बढ़िया है। इंदौर से फिर नासिक और नासिक से मुंबई के लिए बहुत सारी ट्रेन्स थी। तीनों बुर्का पहनकर इंदौर बस में बैठ गई। मीरा और रुचि बस चलते ही सो गई, पर शिवानी की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नसों में एक ऐसे आदमी का खून दौड़ रहा था जिसको कभी चैन से बैठने का मौका नहीं मिला। इधर दिल्ली में मन्नू तो ट्रक में बैठकर संत नगर पहुंच चुका था। ट्रक में पीछे 2 हेल्पर भी थे। मन्नू आज जानबूझकर व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने था। उसको लाइन से बहुत सारी गाड़ियां रोड साइड में खड़ी दिखी, पर उसकी नजर एक खास गाड़ी को ढूंढ रही थी। वो स्विफ्ट डिजायर दिख रही है ना, उसी को उठाना है। गाड़ी पीछे लो। मनु के लिए उसकी स्विफ्ट डिजायर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत दुख दे रहा था। मनु का प्लान अब इसी गाड़ी से मुंबई जाने का था। दोपहर 2 बजे तक मनु ने कार गैरेज में डाल दी। स्विफ्ट के टायर्स पंचर किए हुए थे। इतने टाइम से बंद पड़ी थी, इसलिए कार की ऑयलिंग वगैरह भी होनी थी। मैकेनिक ने मनु को शाम 5 बजे आने के लिए कहा। तब तक मनु को आफताब से रिपोर्ट लेनी थी। हेलो आफताब, क्या हुआ वहाँ? गौरव कैसा है? जिस सवाल का जवाब आपको ऑलरेडी पता हो, वो सवाल पूछने की क्या जरूरत है मन्नू साहब? मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ठीक है, ये बात आपको अंकिता जी ने बता ही दी होगी। ओह, तुम मिले थे अंकिता से? बात मत घुमाइए। जब अंकिता को बोल ही दिया था तो आपने मुझे क्यों भेजा? एक से भले 2 होते हैं, इसलिए। नहीं, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। नहीं, ये बात नहीं भाई। तो कैसी बात है? तो ऐसी बात है प्यारे कि अंकिता रिसोर्सफुल है। वो कंपनी के थ्रू एक्शन लेगी तो गौरव को बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा। और तुम्हारा होना वहाँ इसलिए जरूरी है कि गौरव जो बात तुमसे खुल के कह पाएगा वो अंकिता से नहीं बोलेगा। कुछ ऐसा नहीं बोला उसने मुझे। आप भी बस पानी पे चढ़ाना चाहते हो। खैर, अब मुझे क्या करना है? यहीं रुकना है या कहीं और जाना है? क्योंकि अंकिता जी ने इसे मैक्स हॉस्पिटल में भेज दिया है। तुम क्यों नहीं गए मैक्स? जाओ उसके साथ रहो। मैक्स ही हूँ, बात करने के लिए बाहर आया था।
वैसे यहाँ इतने अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि वापस मुंबई। रहने दो, मत सोचो, आराम से वहीं बैठो। नया मोबाइल लिया है ना, उसमें गेम खेलो। मैं बताऊंगा कि कब मुंबई चलना है, ठीक है? आफताब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मनु ने फोन काट दिया। आफताब के बाद ही उसने राकेश को कॉल मिलाया। लगातार बेल बजती रही, पर राकेश ने फोन नहीं उठाया। मनु को टेंशन हो गई। इतने में अंकिता का फोन आ गया। हाँ अंकिता, कहो। आप कहो, ये क्या हो रहा है? कभी गौरव के सर पे कोई मार देता है, कभी उसको गोली लग जाती है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? यही ड्रामा इस बच्चे को मर्द बना देगा। डोंट वरी, जब तक ये जिंदा है ऐसी चोट गोली बॉम्ब लगते रहना जरूरी है। What the? कभी सोचा है कि तुम्हारे चक्कर में उसे कुछ हो गया, उसके पेरेंट्स का क्या होगा? ये काम इजी क्लेम का है। सबसे तेज क्लेम गौरव के पेरेंट्स को ही दिलवाना तुम। अंकिता ऊपर से नीचे तक हिल गई। एक आदमी इतना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता था? You are impossible. Anyways, there are much more important things to discuss. Where are you right now? यहीं दिल्ली में हूँ। यहीं क्या होता है? दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में वहाँ हूँ जहाँ से आज ऑफिस पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Listen Manu, don't fuck with me, please. आपकी सैलरी, आपकी कन्वीनियंस और आपकी जिंदगी सब कुछ परफेक्ट की है मैंने। इसके बाद भी कोई सवाल नहीं करती। बट मेरी अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ यार, प्लीज। काम कर लो कुछ। मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। जालंधर वाले केस का क्या हुआ? वो सॉर्ट कर दिया ना मैंने। एक क्लेम क्लियर किया था बस, वो भी 2.5-3 लाख का। बाकी सब रिजेक्ट। ऑफिस भी चेंज करवा रहा हूँ वहाँ का। अरे तो ये सब मुझे बताना भी तो जरूरी है ना। फाइल हैंड ओवर करनी भी जरूरी है ना। एक्सपेंसेस के वाउचर सबमिट करने पड़ते हैं, भूल गए? तुम कोई फर्स्ट डे इंटर्न नहीं हो यार कि मैं तुम्हें सारी SOP समझाऊं। ऑफिस आओ और मुझे फाइल हैंड ओवर करो। मन्नू ने अंकिता का ऑर्डर ऐसे इग्नोर किया जैसे सुना ही ना हो। तुम्हारे फ्लैट की स्पेयर की है क्या? मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। हैं? Are you serious? यस, आई नीड सम रेस्ट। जल्दी बताओ, मैं होटल नहीं करना चाहता। अंकिता कुछ देर तक चुप रही। मनु भी उसके बोलने का वेट करने लगा। फिर मनु का पेशेंस खत्म हुआ तो बोला, ओके फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं कल ऑफिस आता हूँ, बाय। रुको, सुनो, वेट। एंट्रेंस पर एक फ्लावर पॉट है, उसके नीचे देखना, स्पेयर की मिलेगी। थैंक यू सो मच डार्लिंग। लॉक ओपन करके वापस वहां मत रखना, अंदर रूम में ही रख देना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम उसकी जगह बदल दूंगी। मन्नू वाकई भागम भाग से थक गया था। उसको रेस्ट की जरूरत थी। इस रेस्ट के साथ साथ उसे 5 बजने का वेट भी करना था। फाइनली उसके पास गाड़ी वापस आ रही थी। अंकिता के फ्लैट के बाहर चाबी ढूंढने में मनु को दिक्कत नहीं हुई। उसने आराम से लॉक खोला और अंदर घुसते ही एक लोकल नंबर पर फोन किया। हेलो, यस, एज आई सेड ओवर व्हाट्सएप, आई वांट 4 हैंड मसाज। यस, राइट डाउन द एड्रेस प्लीज। कपड़े बदलने के बाद मनु ने अपने लिए चाय बनाई ही थी कि डोरबेल बजी। बाहर स्माइल करती हुई 20-22 साल की 2 लड़कियां खड़ी थी। दोनों 1 पीस ड्रेस पहने, हाथ में छोटा सा बैग लिए खड़ी थी। मनु के चेहरे पर रौनक आ गई। गर्ल्स, वुड यू लाइक सम कॉफी? दोनों लड़कियों ने ना में सर हिला दिया। मनु ने आराम से अपनी कॉफी खत्म की और हॉल में लगे सोफे पर लेट गया। दोनों में से एक लड़की अपने बैग से अलग अलग तरह के ऑयल्स निकालने लगी। दूसरी लड़की ने सारे कर्टेन्स ढक दिए। मनु ने कपड़े उतारे, एक डिस्पोजेबल बॉक्सर पहना। कर्टेन बंद करने वाली लड़की ने ही बड़ा सा मैट बिछा दिया। मनु उस पर उल्टा लेट गया। दोनों लड़कियां उसकी मालिश करने लगी। एक ने मनु की पीठ दबानी शुरू की तो दूसरी उसके पैर दबाने लगी। लड़कियों के हाथ बिल्कुल प्रोफेशनल थे। मनु किसी और ही दुनिया में खो गया। उसको वो टाइम याद आया जब वो तान्या से मसाज कराने के लिए कहता था और वो बदले में उसके मुक्के मारने लगती थी। यादों का सफर किसी शहर या देश की बाउंड्रीज नहीं देखता, ना ही इसमें कोई टिकट लगता है। मनु अचानक से थाईलैंड पहुंच गया। वो अक्सर शिवानी से कहता था कि हम थाईलैंड जरूर जाएंगे,
वहां से इंडोनेशिया और सिंगापुर का भी ट्रिप करेंगे। अचानक पैर दबाती लड़की का हाथ पैरों के बीच में जाने लगा। हे वेट, व्हाट आर यू डूइंग? लड़की बस मुस्कुरा दी। दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सर्विस नहीं चाहिए। आई एम अ मैरिड मैन, आई वांट टू कीप थिंग्स दैट वे। दोनों लड़कियों के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। मनु ने टाइम देखा, 4 बजने वाले थे। रिलैक्स करने का टाइम जा चुका था। दोनों लड़कियों को उसने जिस स्पा सेंटर से बुलाया था, उसने 3000 रुपए बोले थे। मनु ने 4000 पेमेंट की और दोनों को दफा करके नहाने चला गया। शाम के 5:30 बज रहे थे। राकेश बुरी तरह इरिटेट हो चुका था। ना शिवानी का कुछ पता था और ना ही अब उसे वो अंग्रेज मिल रहा था। मनु के 2 फोन आ चुके थे, पर राकेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसको क्या जवाब दे। सूरत तक जाना अब उसे टाइम वेस्ट लग रहा था। उसे नेक्स्ट डे फिर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। साला काम से भी छुट्टी ली, बीवी से भी झूठ बोला और 25,000 कमाने का मौका भी हाथ से निकल गया। क्या गधे की पुत से मेरी किस्मत लिखी गई है। राकेश वडोदरा स्टेशन पर उतर गया। उसे अब वापस दिल्ली की कोई ट्रेन देखनी थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े ही उसकी पुलिसिया नजर एक लड़के पर पड़ी। लड़का शक्ल से तो फिल्म स्टार लगता था। आंखों पर महंगा चश्मा था, हाथ में राडो की एक्सपेंसिव वॉच थी और व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने बाकी सारे पैसेंजर से वो बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसके साथ एक 25-26 साल की थोड़ी सी ज्यादा भरी शरीर की लड़की थी, जो उससे हंस हंस के बात कर रही थी। राकेश को पता नहीं क्यों कुछ अजीब लगा। वो ना चाहते हुए भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया और मोबाइल चलाने की एक्टिंग करने लगा। उसको लड़की की बस इतनी सी आवाज आई, ओहो, आप टेंशन मत लो, जब आप बॉम्बे पहुंच जाओ तब दे देना, डोंट वरी। लड़का बस स्माइल कर रहा था। अच्छा, वैसे आप चाहो तो रेस्ट करने के लिए मेरे घर चल सकते हो, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। राकेश को कुछ याद आया। उसने धीरे से मोबाइल लड़के की तरफ मोड़ा और उसकी फोटो निकालने लगा।